हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है वही प्रश्नों को देखेंगे जो एमटीएस हवलदार की शिफ्टों में छपेंगे। सेम टू सेम वैसे ही प्रश्नों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 100 सवालों को देखेंगे और आप सभी का टारगेट 100 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। एमटीएस हवलदार के पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे, तो साथियों आप अपने पेपर में बैठने से पहले आज का ये क्लास जरूर पूरा देखिएगा। यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 100 क्वेश्चन तक जरूर जाइएगा। इससे क्या होगा कि जब आप अपने रियल एमटीएस हवलदार के पेपर में बैठेंगे तो आपकी एक आदत बनी रहेगी, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मन करेगा। आप चेक करेंगे कि हमें 1 से लेकर लास्ट 90 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, क्योंकि एमटीएस हवलदार के पेपर में पूरे 90 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग कम समय में पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और यहां से केवल 17 दिन बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो जितने अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वही प्रश्न हम लोग केवल क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, एमटीएस हवलदार में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आज का ये पूरा 100 क्वेश्चन जरूर देखिएगा जो आपके पेपर में डिटो छपेगा। सेम टू सेम वैसे ही प्रश्नों का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय कम है तो हमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको चेक कर लेना है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न हल कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जब हम अपने पेपर में बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। इस बार तो भाई एमटीएस हवलदार में टारगेट रही है कि एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। लगातार अपनी क्लास से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो आज का ये क्लास आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करें पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके अच्छे स्कोर के लिए ही कह रहे हैं। ओके, तो साथियों एमटीएस हवलदार के लिए जो डेली क्लास हो रही है, एक सुबह 8 बजे हो रही है और एक शाम 7 बजे हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना बन गए थे 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता। तो पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, जो कि अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसको चिन्हित करिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन है जिसका उद्गम मैदान में होती है? तो गोमती नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? वह आयोग जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो साथियों, वह आयोग कौन सा है जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? वह कौन सा आयोग है? तो सरकारिया आयोग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, वह भारतीय संगीतकार जिसने वर्ष 2023 में जैमी पुरस्कार जीता, उनका नाम क्या है? बताइए। वह भारतीय संगीतकार जिसने वर्ष 2023 में जैमी पुरस्कार जीता, उनका नाम क्या है? तो रिकी केज है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? बताइए। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? उनका नाम क्या था? भूला भाई देसाई थे। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की बात करें, उनका नाम क्या है? तो भानु अथैया थे, जो कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को, रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा?
निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को भी लूट लिया था? तो साथियों 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किसने किया था और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था? तो ऐसा किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था, जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए आप सभी का रिजल्ट बनता है जिस सब्जेक्ट से, और आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनता है, वो सब्जेक्ट का आप सभी के बीच पूरे 1000 क्वेश्चन आ चुका है। यदि आपने जीके जीएस और करंट अफेयर का पूरे 20 टेस्ट लगा लिया अच्छी तरीके से, यानी जीके जीएस का ये पूरे 500 क्वेश्चन तैयार कर लिया और इंग्लिश का पूरे 20 टेस्ट लगा लिया, यानी इसका भी आपने पूरे 500 क्वेश्चन तैयार कर लिया, तो समझिए मेरा मानना है कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। जिस लेवल के सवाल हमेशा पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन है आपके पेपर के लिए, वही प्रश्न इस टेस्ट में रखा गया है। तो साथियों ये टेस्ट पेपर में छपने वाला प्रश्न होगा। तो ये टेस्ट यानी 1000 क्वेश्चन मात्र आपके लिए हमने 50 रुपीज़ का कर दिया है। ये अधिक दाम नहीं है भाई, केवल आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और क्वेश्चनों की संख्या देखिए, क्योंकि 17 दिन में हमें पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार करना है प्लस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो साथियों एक नज़र में इस टेस्ट को आप देखिए, पूरे 40 टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 टेस्ट आपको जीके जीएस करंट अफेयर के मिलेंगे, इंग्लिश के पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे, 40 टेस्ट आपको मिलेंगे और टोटल 1000 क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और इस टेस्ट को पीडीएफ के रूप में अपने पास मंगा लेना है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ही आप इस नंबर मैसेज करेंगे टीम आपको तुरंत आगे का प्रोसेस बढ़ा देगी, और हम टीम से बोला कि उनको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करिए, समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए दोस्त जैसे आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? केंद्र में अंतरिम सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में अंतरिम सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1946 बनी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दी गई है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमेशा एमटीएस हवलदार के शिफ्टों में सॉल्व पूछते हैं, सेम टू सेम उन्हीं टाइप के क्वेश्चन हम लगातार क्लास में करें, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि 4 फरवरी को टारगेट करते हुए जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके देखिए साओ जोआओ उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध गोवा राज्य से है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी कौन सा अम्ल होता है चींटी के डंक में? बताएंगे आप सभी। तो फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी नदी पर किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से इनका संबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मयूर द्वीप यानी पिकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? बताइए मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है इनमें से? तो कैबिनेट सचिव हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसको लोकनायक रूप में जाना जाता था? तो साथियों इनमें से किसको लोकनायक रूप में जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक रूप में जाना जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा?
भारत के किस राज्य में 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए? तो साथियों, भारत के किस राज्य में 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानून बनाए गए थे? तो दोस्त मेरे बिहार राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? तो साथियों, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? तो गुरु अंगद द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो साथियों, जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, बताइए कि इनका स्थान कौन सा जहां पे मृत्यु हुई थी, अंतिम जगह था? तो भाई रंगून में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो साथियों, किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था? तो बताइए किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भाई मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? तो संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, जो पुस्तक है इमोर्टल ऑफ मेलुआ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। जयपुर के हवा महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? जयपुर के हवा महल का जो निर्माण हुआ है वो किस पत्थर से किया गया है? लाल और गुलाबी पत्थर से किया गया है भाई जयपुर के हवा महल का निर्माण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। किस सुल्तान के काल में खालिसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? तो साथियों, किस सुल्तान के काल में खालिसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था प्रांतीय सरकारों का गठन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो साथियों, किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बताइए। तो अशोक मेहता कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था किस स्थान पर दिया था? बताएंगे आप सभी दोस्त, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? तो सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा? दल बदल विरोधी कानून संसद और विधानसभाओं में दल बदल रोकने के लिए प्रावधान कौन सा संशोधन किया गया था? यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून संसद और विधानसभाओं में दल बदल रोकने के लिए किया गया था? बताइए, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये 92वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को।
अध्यादेश बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? अध्यादेश बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 123 में दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ था? बताइए दोस्त, यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुआ था और 1966 में जाकर समाप्त हो गया था, इसको भी याद रखिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितने प्रतिशत की थी? भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितने प्रतिशत की थी? तो 7.6% की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो साथियों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित किया गया है? तो साथियों, जो इलाहाबाद के स्तंभ में शिलालेख में है किसकी उपलब्धियां वर्णित किया गया है? बताइए। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित किया गया है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों, जो भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, लेकिन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया। सी ऑप्शन 1986 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या था? बताइए। जो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो था, ये क्या था? एक प्रकार का, सभी बताएंगे। तो एक प्रकार का यह स्पेनिश था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? साइट्रिक एसिड की बात करा, किसमें विद्यमान रहता है? जो खट्टी चीज होती है, यानी इसमें से सबसे खट्टी चीज कौन है? नींबू है। तो यही हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 12 नवापार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो साथियों, किस भारतीय राज्य में 12 नवापार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2019 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। जब तक कि आपका समाप्त एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास आएगी, रेगुलर क्लास आएगी, एक भी दिन गैप नहीं होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, प्लस एसएससी के जितने सारे एग्जाम है, सारे सवालों को देखेंगे, क्योंकि वहीं से सारे सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं। ओके मेरे दोस्तों, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे, जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। इस तरह से आप सभी सवालों को हल करेंगे। यदि आपने डेली क्लास कर लिया तो
ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? बताइए, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग का एक अभिन्न अंग है यह? तो ध्यान रखिएगा, ये मूल अधिकार का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, और आर्टिकल 21 से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था, यानी किस ईस्वी में सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? तो 1517 ईस्वी में बना था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होते हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान में संघ सूची या सूची पहले किस अनुसूची में दी गई है? तो साथियों, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची पहला ये किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को, चौकों में बैठे खो खो खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, जो चौकों में बैठे होते खिलाड़ी खो खो, तो खो खो खिलाड़ी को क्या बोलते हैं बताइएगा? तो चेजर बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को, डैश एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन करता है? तो इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन करते हैं? तो भाई कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से हुई है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को, चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है? तो साथियों, चक्का फेंकते समय एथलीटों को कितने व्यास के घेरे के अंदर रहना होता है, यानी कितने मीटर के अंदर रहना होता उनको बताइएगा? तो 2.5 मीटर के अंदर रहना होता है उनको चक्का फेंकते समय। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे जीवमंडल नीचे है? तो भारत का सबसे जीवमंडल नीचे इनमें से कौन सा है बताएंगे? तो मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में? गुजरात में है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो साथियों, इनमें से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप की बात करें तो कथक एक ऐसा रूप है जो कि शास्त्रीय है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 को, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो साथियों, इनमें से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है बताएंगे आप लोग? तो गोविंद सागर है, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 को, क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ, यानी किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रॉस ओवर ड्रिबल शब्द, तो ये बास्केटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को, लोसर त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक लेखक कौन है बताइए? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक लेखक कौन है? तो एम.के. गांधी है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एम.के. गांधी मतलब बताइए आप सभी? महात्मा गांधी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बनेगा? झरिया और रानीगंज को निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? झरिया और रानीगंज को किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कोयला खनिज के लिए जाना जाता है झरिया और रानीगंज को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का पेपर केवल 90 मिनट का होता है और इन्हीं 90 मिनट में आपको पूरे 90 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला सेक्शन में 20 क्वेश्चन रीजनिंग का मिलता है, 20 क्वेश्चन मैथ का मिलता है, यानी 40 क्वेश्चन पहले सेक्शन में रहते हैं, दूसरे के सेक्शन में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 25 क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन भाई जीके रहता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, पूरे 50 क्वेश्चन। इस तरह से 90 क्वेश्चनों का आपका पेपर होता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको दोनों सेक्शन में 45 मिनट
20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ का हल करने के लिए मिलता है, और दूसरा का सेक्शन जो जीके इंग्लिश का रहता है 50 क्वेश्चन 25-25 का, इसको भी हल करने के लिए आप सभी के पास पूरे 45 मिनट का समय रहेगा। जैसे ही पहला सेक्शन आपका 45 मिनट समाप्त होगा, तुरंत दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि पहले सेक्शन में तो माइनस मार्किंग नहीं होता है, केवल क्वालिफाइंग करना आप सभी को होता है। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से केवल आपको 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम आपको 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से तो आपको केवल 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, जिससे आप कर सकते हैं। यदि आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा मैथ रीजनिंग में, तो आप ये इसको आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप GK इंग्लिश पे अधिक फोकस करिए, जिससे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 64, 1911 में किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था? पहले तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, लेकिन 1911 में बंगाल का विभाजन एक बार फिर से रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को। राज्य विधानमंडल में कौन से विघटन यानी भंग करने के अधीन है? तो साथियों, राज्य विधानमंडल में विघटन भंग करने के अधीन कौन है इनमें से? बताएंगे आप लोग। तो विधानसभा विघटन के अधीन है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 67 को। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था, और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए दोस्त। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था, लेकिन साथ ही पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? ये सवाल आप सभी से पूछा है। तो भालचंद्र भास्कर भागवत जी थे भाई पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? तो अनुच्छेद 16 देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष में किया गया था? बताएंगे आप सभी। तो 1957 में किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को यानी 70 को। भारत में त्रिचरण नाविकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? भारत में त्रिचरण नाविकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? होमी भाभा ने किया था, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? तो साथियों, भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू किया गया था? आप बताएंगे। तो 2004 में शुरू की गई थी काम के बदले अनाज योजना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथियों, 2014 में शुरू किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या बन रहा है? अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों, अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया भाई, अधिकांश जो हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा उल्लिखित उपन्यास है? तो साथियों, जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है किस लेखक द्वारा लिखित यह उपन्यास है? तो अरुंधति राय द्वारा लिखित यह उपन्यास है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 को। 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत
आक्रोशित किसानों ने किस थाने में आग लगा दी थी? बताइए। 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस थाने में आग लगा दी थी? बताएंगे आप लोग। तो चौरा चौरी घटना के समय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो साथियों मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो भाई प्रत्यपथ पूर्व तोसली, ये आपका बिल्कुल युग्म सही है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 79 को। बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारी जाती है तो कितने अंक दिए जाते हैं? तो साथियों बास्केटबॉल में जब 6.25 मीटर की रेखा के बाहर से बास्केट मारी जाती है तो कितने अंक दिए जाते हैं? बताइए। तो केवल 3 अंक प्रदान किए जाते हैं अगले टीम को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? वो कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या बनेगा? वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो साथियों वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? बताइए। तो ये नागपट्टनम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 82 को। ब्लैक पैगोडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो साथियों ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर आप जानते हैं? तो सर जी हम तो कुनार का सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं भाई ब्लैक पैगोडा को। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 83 को। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? तो साथियों इनमें से कौन सा बांध है भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? तो बालासुर सागर बांध है जो कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या बनेगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने इवेंट हुए थे? तो साथियों जो आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें कुल कितने गेम हुए थे, यानी कुल कितने इवेंट कराए गए थे? बताइए। तो टोटल 329 इवेंट हुए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86 को। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? तो बताइए दोस्त, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? टोटल भारत ने केवल 9 रजत पदक जीते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या बनेगा? महिला एशिया कप 2024 के विजेता टीम कौन बनी थी? महिला एशिया कप 2024 का विजेता टीम कौन है? तो श्रीलंका देश है, वो भी भारत को हरा कर भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित किया गया था? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया था? बताइएगा। तो ये चीन देश में किया गया था। याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता टीम भारत बनी थी। ध्यान रखिएगा, भारत जीती थी भाई चीन को हराकर। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? अब बताइए कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये राजगीर स्टेडियम बिहार में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, इसमें भी भारत ने ही जीता था, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों जो छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2024 में, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में किया गया था, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, और 4 शहरों में हुआ था। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 91 को। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ब्राजील में गोल्ड विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ब्राजील में गोल्ड विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा हितेश गुलिया बने थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 92 को।
अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? तो साथियों अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2024 सम्मानित खिलाड़ी इनमें से कौन से हैं? देखिए, एक तो सुचात सिंह थी, दूसरे मुरलीकांत पटेल थे। यानी ए और बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों इस सवाल का परफेक्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93 को। एआई तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो साथियों एआई तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक बताइए कितनी थी? भारत की रैंक, भारत 10वें नंबर पे थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यदि पहले नंबर की बात करेंगे तो चीन देश थी, ठीक है, पहले नंबर पे चीन देश थी, ठीक है। इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 94। EOS 09 मिशन को किस जगह से छोड़ा गया था? EOS 09 मिशन को किस जगह से छोड़ा गया था? तो दोस्त मेरे सतीश धवन केंद्र सार से छोड़ा गया था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या बनेगा? DRDO की 9 दुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज का उद्घाटन कहाँ से किया गया था? बताइए, DRDO की 9 दुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज का उद्घाटन कहाँ से किया गया था? तो भाई नागा या लंका आंध्र प्रदेश से किया गया था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों जो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आप बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए भोपाल राज्य में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। राज्यपालों के 52वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? राज्यपालों के 52वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था, देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98। ग्लोबल एयरो स्पेस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्लोबल एयरो स्पेस समिट 2024 का उद्घाटन की बात करते तो अबू धाबी में किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या बनेगा? विश्व साहित्य अवार्ड 2024 कौन जीता है भाई? विश्व साहित्य अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? बताइए, उनका नाम क्या है? याद रखिएगा ममताजी सागर थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करेंगे 100 क्वेश्चन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 जीता है तो कौन जीता है? तो मीना चंद्रा ने जीती हैं। ऑप्शन है राइट आंसर है। तो साथियों ये पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, जो आपके पेपर में डिटो छपेंगे, जो पेपर में बन सकते हैं सवाल, वही सवाल साथी इस क्लास में हमने पूरे 100 किया है। तो कुछ क्वेश्चन मुझसे भी मिस्टेक हुआ है, उसके लिए बहुत तहे दिल से सॉरी मेरे दोस्त। देखिए समय कम रहता है इसलिए जल्दी क्वेश्चन कराने के चक्कर में गलती हो जाता है, लेकिन बस आपका साथ चाहिए भाई। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, लेकिन अपने तरफ से पूरे 100 क्वेश्चन जो हमने कराए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया भाई। सभी क्वेश्चन हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देखते हैं क्या ये क्वेश्चन बन सकता है। वही सवाल हम डेली आपके लिए करा रहे हैं, केवल आपके अच्छे स्कोर के लिए। आपको डेली क्लास करनी बहुत अच्छी तरीके से, एक भी दिन क्लास आप मिस नहीं करेंगे। सुबह 8 बजे आपके लिए क्लास आएगी और शाम को 7 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग आप पकड़ के चलेंगे पूरे एग्जाम तक। ओके, और भी कोई डाउट है MTS हवलदार एग्जाम को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। ओके मेरे दोस्त, और भी कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि हम डेली का हर एक स्टूडेंट का कमेंट देखते हैं कि कौन स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहा है, उसका रिप्लाई भी हम करते हैं। इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, अच्छी तरीके से हम खुद चेक करते भाई, ठीक है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।